जिसका भी राहु 10वें घर में है वो जब तक अपने बारे में सोचेगा वो दुखी रहेगा। जैसे ही वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेगा उसके लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ये राहु 10वें घर में हुआ बताता है। अगर राहु से केतु के बीच में प्लैनेट बैठे हैं तभी आप उसको सो कॉल्ड कालसर्प दोष मान सकते हो, लेकिन अगर केतु से राहु के बीच में प्लैनेट बैठे हैं तो आपका कोई भी कालसर्प दोष नहीं है। आपने कहा कि ऐसा काम करिए जो अनऑर्थोडॉक्स हो। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग कॉमेडी के नाम पे कुछ भी परोस रहे हैं। ये हालांकि है अनऑर्थोडॉक्सी, क्योंकि इंडिया में ये कल्चर कभी भी था नहीं। अभी बहुत अनऑर्थोडॉक्स काम हो रहे हैं, वो कल्चर हो रहा है। तो यहाँ पे फिर राहु क्या करेगा? अब जैसे जो अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत अच्छी फेम मिली, बहुत बढ़िया फेम मिली, लेकिन क्या लगन, खुद पे कंट्रोल नहीं था, सेल्फ कंट्रोल नहीं था, कुछ भी बोल दिया और लोगों ने उसको बहुत बड़ा बना दिया। अब राहु का फेम है, फेम का एक नुकसान भी होता है ना कि वहाँ पे प्राइवेसी नहीं होती। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। देखिए, राहु पे ना बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं स्पीकिंग ट्री के कई सारे पॉडकास्ट पे, लेकिन हमने आजकल के वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, राहु 10 में दुनिया बस में, उस पर हमने बात नहीं की है। तो आज हम कुंडली में राहु के उसी एक्सेस पे बात करेंगे कि अगर राहु आपके दशम भाव में आ जाता है और केतु आपके चौथे भाव में होता है तो ये एक्सेस क्या क्रिएट करता है, क्या कहना चाहता है और लाइफ में क्या कुछ देता है आपको, सब पर आज बात होगी। बहुत डीप एनालिसिस रहेगा आज राहु के दशम भाव पर। क्या दिखाता है ये दशम भाव, कैसे किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आपको क्या दे सकता है और राहु स्पेशली यहाँ पर आकर क्या कमाल करता है, सब पर बात होगी। मेरे साथ रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़ रहे हैं जो कि बहुत यंग एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं। पराग पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है पराग जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पराग जी, आज हम राहु के दशम भाव में बात करेंगे। तो राहु की बात हो रही है तो केतु भी चौथे में है इधर, तो उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले दशम भाव क्या दिखाता है? दशम भाव हमारे कर्म का भाव होता है, जो हम दुनिया के लिए करते हैं। ये एक अर्थ त्रिकोण का पार्ट भी है। अर्थ त्रिकोण क्या होता है? पैसे का, आपके करियर का और आपकी सेवा का। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट त्रिकोण होता है इसमें से वो 10th हाउस होता है। 10th हाउस हमारे केंद्र का पर्वत भी कहा जाता है। केंद्र वाले हाउस में जो 1st, 7th, 4th, 10th होते हैं उसमें 10th हाउस सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का होता है और हम यहाँ पे कर्म करने ही आए हैं, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। आप चाहे किसी एक रिक्शे वाले को देख लीजिए, चाहे किसी प्रधानमंत्री को देख लीजिए, वो खुद के लिए कम कर रहा है, दूसरों के लिए ज़्यादा कर रहा है। और जब ये कर्म आपस में जुड़ जाते हैं, इसी से पूरा जो दुनिया की चीज़ें हैं वो चलती हैं। अगर लोग अपना कर्म करना बंद कर देंगे तो दुनिया चलना बंद हो जाएगी। 10वां भाव सप्तम भाव से चौथा भाव होता है, मतलब आपकी जो वाइफ है, जो आपके स्पाउस हैं या जो आपके पार्टनर हैं, उनका सुख भाव भी होता है। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने कर्म अच्छे से करेंगे तो जो आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी आपके साथ हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे वो आपका स्पाउस है, वो हमेशा खुश ही रहेगा। अब यहाँ पे जब राहु आ जाता है, राहु जो कि एक ऑब्सेशन का प्लैनेट है, आप सोचिए कितनी बढ़िया प्लेसमेंट हो गई कि इंसान का ऑब्सेशन ही कर्म से हो गया। जिससे सारी दुनिया चलती है उससे उसका ऑब्सेशन हो गया, राहु चला गया 10वें घर में। तो इंसान अपने कर्म को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। वो चाहता है मैं क्या कर दूं। ऐसे लोग बहुत ही वर्कोहॉलिक होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, और ऐसे लोगों को खुद के लिए नहीं करना होता, ऐसे लोगों को दुनिया के लिए करना होता है। क्योंकि 10वां घर क्या होता है? 10वां घर बाहर के लोग होते हैं, क्योंकि चौथा घर हो गया जहाँ केतु बैठा है, वो घर हो गया। घर के सामने वाला कौन सा है? बाहर का। लेकिन अब राहु यहाँ 10 में है तो केतु कहाँ चला गया? यहाँ पे चौथे भाव में। राहु एक ऑब्सेशन है जो आपको इस जन्म में अचीव करना है, और केतु वो प्लैनेट है कि आपको उस कर्म को करने के लिए क्या कीमत अदा करनी है। तो वो होता है आपका चौथा घर। अब अगर आपको काम करना है, आपको दुनिया के लिए करना है, आपको समाज के लिए करना है, आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? आपको घर छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो मैं घर भी ना छोड़ूं और दुनिया के लिए भी कर दूं तो आप नहीं कर पाएंगे। घर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर ही चले गए, विदेश चले गए। आप घर पे होकर भी घर के नहीं होते अगर राहु आपका 10वें घर में बैठ जाए। घर में रहोगे, घर में रहकर भी आप काम ही करोगे। ऐसे लोग अपने शहर से,
अपने माता के पास से, इवन कई बार देश से बाहर भी जाते हैं, क्योंकि उनके घर में भी, क्योंकि क्या होता है अभी ये प्लैनेट पुश करेंगे यहाँ पे, है ना। भगवान ने आपको एक कुंडली दी है क्योंकि आप बाहर जाके ज़्यादा काम करो, इसलिए वो घर में ऐसा माहौल बना देंगे कि आपका घर में कभी कभी ज़्यादा मन भी नहीं लगेगा। वो चाहे कोई इमोशनल चीज़ हो जाए वहाँ पे, या कुछ ऐसा हो जाए जो आपको पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है आपकी जो मेंटालिटी है वो घर के लोगों से मैच ना कर रही हो, कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर बन जाएगा कि आपका घर में रहने का मन नहीं करेगा। इसलिए फिर जो आपकी हैप्पीनेस हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, वो समाज में हो जाएगी। आप समाज में कुछ फेम चाहते हो, आप चाहते हो मैं समाज में अपना नाम बनाऊँ, क्योंकि घर में वो नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों के साथ होता है कि बाहर वो कितने भी बड़े हो जाएं, घर में कोई उनकी खास इतना ज़्यादा उनकी वैल्यू नहीं करता। घर की वो मुर्गी दाल बराबर। बस वो वाली चीज़ हो जाती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। और यही उन्हें पुश करती है बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि अगर यही कंफर्ट, यही रिस्पेक्ट उन्हें घर पे मिल जाती, शायद कोई इंसान बाहर क्यों जाएगा जब उसे घर पे सब मिल रहा है। तो इसलिए राहु वहाँ पे 10th हाउस में जाके बैठा होता है। अच्छा, राहु का जो नेचर है वो क्या है, वो अनऑर्थोडॉक्स तरीका है। तो कोई भी ऐसा कर्म जो नॉर्मल नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स है, वो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। इसलिए जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या यूँ कहो कोई भी ऐसा काम जहाँ पे सीक्रेसी या कुछ भी तिगड़मबाजी या जुगाड़बाजी करने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पे राहु जो है आपका वो 10वें घर में बैठ जाता है। अब राहु की दृष्टि जो होती है, राहु केतु गुरु, ये ऐसे 3 प्लैनेट हैं, ये जहाँ बैठते हैं ये उस हाउस के पूरा जो त्रिकोण होता है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस पूरा कवर करते हैं। 7 दृष्टि तो सबकी होती है, लेकिन ये 5वीं और 9वीं दृष्टि भी डालते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से पूरा त्रिकोण मैं कवर करूँगा। अब पहला त्रिकोण होता है क्या है, आपका धर्म त्रिकोण, पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव। दूसरा होता है अर्थ त्रिकोण, जो कि होता है पैसे का, सेवा का और करियर का। कौन कौन से हाउसेज हैं इसमें? 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, ये हाउस हो गया आपका अर्थ त्रिकोण। फिर तीसरा आता है काम त्रिकोण, कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, वो होता है तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर। फिर आता है आपका मोक्ष त्रिकोण, जो कि होता है आपका 4था भाव, आपका 8वां भाव और आपका 12वां भाव। अब यहाँ पे जब राहु बैठा है 10वें घर में, तो यहाँ से वो दूसरे घर को भी देख रहा है, साथ साथ में छठे घर को भी देख रहा है। अब छठा घर होता है सेवा का, दूसरा घर होता है पैसे का, परिवार का, स्पीच का। तो ये लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, इनकी बोली से ही बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो राहु कहाँ है, 10वें घर में। किसको प्रभावित करना है, समाज को प्रभावित करना है। समाज को प्रभावित करने के लिए आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, फिर साथ साथ में जो छठे घर में दृष्टि जा रही है, सेवा करनी पड़ेगी। अब आजकल की यूथ क्या करती है कि पैसे कमाने हैं तो कोई शॉर्टकट बता दीजिए, ये रेमेडी कर लें इससे पैसे आ जाएं, कि ये करके काजल को किसी पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए उससे बहुत अमीर बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु यहाँ 10वें घर में बताता है कि आप जितना ज़्यादा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना पैसा मैं आपको दूंगा, और यही पैसे कमाने का सही तरीका है। अब आजकल की डेट में क्या है, ब्लिंकिट चल रहा है। ब्लिंकिट क्या करता है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और पैसा कमा रहा है। जोमेटो भी सेम करता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है वो पैसा कमा रही है। और हमको क्या लगता है कि हमें किसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करनी और पैसे भी कमाने हैं। तो ये जो मेंटालिटी है, इसको बहुत तरीके से नष्ट कर देता है राहु जब 10वें घर में बैठता है। आपकी मेंटालिटी जो है वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सेवा भाव वाले बन जाते हैं आपकी, मैं दूसरों के लिए क्या कर दूँ। बिकॉज घर का यहाँ पे ये भी होता है कि केतु जब चौथे घर में है तो घर वालों के लिए आप कितना भी करो उनको वो दिखेगा नहीं। तो बेसिकली आप हमेशा वहाँ एफर्ट लगाते हो जहाँ पे आपको उसका आउटपुट दिख रहा है। घर के लिए आप करेंगे ऐसा नहीं, बिकॉज राहु कर्म में बैठा है तो कर्मशील तो आप होंगे ही। परिवार में कोई हो गया, वाइफ हो गई, बच्चे हो गया, सबके लिए कर्म करोगे, बट उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ चौथे घर में बैठा है। अगर वो करेंगे तो फिर आप घर में ही रहोगे, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे। अब जब दुनिया के लिए काम करना है, बाहर काम करना है, तो फिर अटैचमेंट का तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। अब फिर केतु यहाँ चौथे घर में बैठा है जो कि मोक्ष त्रिकोण का होता है। अब मोक्ष त्रिकोण क्या है, 12वां घर, चौथा घर और 8वां घर। 8वां घर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का। 12वां घर क्या होता है, मोक्ष का। और चौथा घर क्या होता है, हमारे इमोशंस का। ठीक है, 8वां घर जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बिना ट्रांसफॉर्मेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अगर खुद को चेंज ही नहीं करना चाहते हो तो कैसी होंगी चीज़ें? चेंज करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वो मोक्ष त्रिकोण में होता है। चौथा घर हमारे संस्कार भी होते हैं, क्योंकि वो माता का घर होता है। पहला जो गुरु होता है हमारा, वो कौन होती है, माता होती है। इसलिए गुरु बृहस्पति ग्रह वो किसके घर में उच्च चुका होता है, माता के घर में, क्योंकि माता ही पहला गुरु होता है।
आजकल के बच्चे क्या है, वो टीचर का उतना रिस्पेक्ट नहीं करते कि ये तो टीचर है, हंसी मजाक करेंगे, उनके नाम बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर आपने कभी अपने जीवन में कभी भी किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाई है या कभी उसको कुछ सिखाया है, अगर आपके सिखाने से कोई कुछ अचीव करता है, आपको कितनी खुशी मिलती है, वो एक माँ के रूप की ही खुशी होती है। इसलिए गुरु जो है वो चौथे भाव में मोक्ष त्रिकोण में उच्च होता है, वहाँ पे केतु बैठ गया। तो आपके संस्कार जो हैं, जो आपके संस्कार हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपकी जो माता हैं वो बहुत धार्मिक हो सकती हैं अगर केतु चौथे घर में बैठा हो, या फिर आपके मदर की जो इंट्यूशन होती है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती हो, जिस वजह से आपका जो राहु है वो आपकी हेल्प करता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो जाती है दूसरे घर में, केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो जाती है 8वें घर में। दूसरा घर हमारे खाने पीने का है, धन का है, और 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। यहाँ पे इंसान राहु की दृष्टि से पैसे के पीछे कुछ ज़्यादा भागता है, जिसके वजह से जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है या उसको जो खुद को जानना होता है या जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, उसमें कभी ना कभी दिक्कत आती है। एक बार ना पराग जी, हम दृष्टियों को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम चार्ट देख लेते हैं। मान लीजिए ये 10वां घर है, जो आप देख रहे हैं कि ये 10th, ये नंबर लिखा है, राशि नंबर अलग होता है तो उसको आप मत देखिएगा, वो आपका अलग होगा। बट ये चार्ट में जो है ये 10वां घर है, यहाँ अगर राहु बैठा है तो दृष्टि कहाँ कहाँ देगा, वो काउंट कैसे करेंगे? वो काउंट करेगा जैसे लेक्चर 10वें घर में बैठा है, 10वें घर से आप आगे बढ़ते रहिए, 11वां घर, 12वां घर, पहला घर और दूसरा घर, तो मतलब वो 5वीं दृष्टि हो गई। तो राहु को भी इंक्लूड करना है? नहीं, राहु को इंक्लूड करना है उसमें। हाँ, राहु को उसमें उस हाउस में इंक्लूड करना है। राहु हो गया पहला घर, फिर 11वां घर आपका दूसरा घर हो गया, 12वां घर आपका तीसरा घर हो गया, लग्न आपकी चौथा घर हो गई, और जो सेकंड हाउस है वो आपका 5वां घर हो गया। 5वीं दृष्टि है, तो वो 5वीं दृष्टि जाती है वहाँ पे दूसरे घर में। तो इसलिए इंसान पैसे को लेके कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता है, जिस वजह से जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है, जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, वो बहुत कम हो पाती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मेडिटेशन वाली जो चीज़ें हो गई हैं, या जो कुछ जर्नलिंग करना होता है ना, कोई भी आपके मन में विचार आ रहा है उसे लिखिए। क्योंकि देखिए, केतु यहाँ पे चौथे घर में बैठ के आपको उतना ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस नहीं होने देगा, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जन्म ही दूसरों के लिए हुआ है। अब आप खुद की परेशानी की बात करेंगे तो फिर तो हो गया, ठीक है, फिर तो राहु वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए राहु केतु दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि ठीक है तुम ये वाला संभालो, मैं ये वाला संभालता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक तो इतना ऑब्सेस्ड बना रहा है करियर के प्रति और एक डिटैच कर रहा है, क्योंकि कारण ही रस्सा कसी है ये। तो ये रस्सा कसी नहीं है, ये बहुत अच्छा बैलेंस है। अब आप देखिए कि जब तक फॉर एग्जांपल अगर किसी का राहु 7th हाउस में बैठा है और केतु 1st हाउस में बैठा है, केतु हो गया सेल्फ का, राहु हो गया पार्टनर का। अब आप खुद पे ही अगर सारा ध्यान दे देंगे तो पार्टनर पे कैसे ध्यान देंगे? ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसलिए आपका जो ऑब्सेशन है वो पार्टनर से होता है। सेल्फलेस पर्सन होते हैं जिसका भी राहु 7th हाउस में होता है, लेकिन अब राहु है, वो अपना गुण दिखाएगा ही, वो अपना इल्यूजन क्रिएट करेगा ही। अगर आप कुछ ज़्यादा भी किसी के लिए कर देते हैं ना, तो वो आजकल की दुनिया में उसके लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, अब आप कर रहे हो तो वहाँ से एक्सपेक्टेशन भी आ रही है, जहाँ पे एफर्ट लगा रहे हो वहाँ से एक्सपेक्टेशन भी आएगी, तो कई बार वो एक्सपेक्टेशन फुल नहीं हो पाती। ये राहु चाहे जहाँ भी बैठा हो, आप उसी जगह हमेशा प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे राहु जो है आपको सेटिस्फाई नहीं होने देगा, बिकॉज हो गए तो फिर वो करना बंद कर दोगे। इसीलिए राहु को इल्यूजन कहा जाता है, बट एक अच्छे तरीके का इल्यूजन है। राहु कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देता अगर आप उसको समझ जाते हो तो। अब आजकल की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये क्यों चल रही है अच्छे से? राहु की वजह से चल रही है। अगर राहु नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होता। राहु गुरु, लोग उसको दुश्मन मानते हैं कि तो दुश्मन है आपस में, लेकिन पूरी एडटेक इंडस्ट्री, बहुत सारे स्कूल्स जो कोरोना में चले हैं वो इसी युति की वजह से चले हैं। गुरु हो गया पढ़ाई, राहु हो गया इंटरनेट। अगर दोनों नहीं होते तो कुछ हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये जो कहानियाँ हमने सुनी हैं प्लैनेट्स के बारे में कि वो इसका दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है, ये सब अब एग्जिस्ट नहीं करता। कारण क्या है कि जब ये कहानियाँ तब की हैं जब इन लोगों ने नॉर्मल अवतार लिया था, ये अपने लेसन सीख रहे थे। फिर क्या हुआ था, जब उनको ग्रहों का पद दिया गया तो साक्षात त्रिदेवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इन लोगों को बोला कि तुम्हारे जितने भी पहले के काम हैं वो सब मैं माफ़ करता हूँ, अब तुमको सबको साथ मिल के चलना है। अब हु नोज़ कि सूर्य शनि की बहुत अच्छी बनने लगी हो। अब पिता पुत्र हैं, पहले नहीं अच्छी बनती थी, अब तो हमें कोई खबर नहीं मिल रही वहाँ से कि उन लोगों की कैसी बन रही है। हो सकता है वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हों,
ठीक है, हो सकता है मिलके काफ़ी अच्छे काम कर रहे हो, जैसे गुरु राहु मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एडटेक बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। राहु बुध बन के भी, अब जो आजकल न्यूज़ चल रही है सारी, जो टीवी पे आती है या जो इंटरनेट पे आती है, ये क्या है? राहु बुध है, इन्फॉर्मेशन है राहु के थ्रू। तो वी डोंट नो, अब ये सब मिलके काम करते हैं। अब जब तक केतु वहाँ से डिटैच नहीं कराएगा तब तक राहु यहाँ पे आपको उड़ान नहीं भरने देगा। जितना आप बंधे रहोगे, जिसका भी राहु 10वें घर में है, वो जब तक अपने बारे में सोचेगा वो दुखी रहेगा। जैसे ही वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेगा, उसके लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ये राहु 10वें घर में हुआ बताता है हमें। हमने 10th हाउस का एक पूरा मोटा मोटा वो ले लिया, डिस्क्रिप्शन ले लिया। चौथा हाउस क्या दिखाता है? चौथा हाउस जो होता है वो हमारे इमोशंस का होता है, हमारे भाव का होता है, चंद्रमा का भाव है। एक ऐसा भाव जिसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो इमोशन हो गए, चाहे वो लग्जरी हो गई, चाहे वो नया घर हो गया, चाहे वो नया प्लॉट हो गया। ये सारी चीज़ें चौथे घर से देखी जाती हैं, जो कि मन का कारक होता है। ठीक है, अब मन में तो हमेशा इच्छाएं बनी रहती हैं। अब आप बोलोगे कि जो मन का कारक है वो मोक्ष त्रिकोण में कैसे आ गया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मन लगेगा तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? अब यहाँ पे मतलब है कि जब तक आप उसे कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, क्योंकि वो मोक्ष त्रिकोण का पार्ट है, आप सिर्फ चौथे घर पे ध्यान दोगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आपको साथ साथ में 8वें घर ट्रांसफॉर्मेशन और 12वां घर जो कि स्पिरिचुअलिटी का होता है, भगवान का होता है, खुद को सबमिट कर देने का होता है। जब तक वो वाले भाव आप लेके नहीं आओगे चौथे भाव में, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे 3 देवता हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 ही क्यों हैं? ये 3 देवता 3 पावर हैं। एक है संचालन करने की पावर जो कि विष्णु करते हैं, एक है क्रिएट करने की पावर जो ब्रह्मा करते हैं, और एक है ट्रांसफॉर्म करने की पावर जो कि हमारे शिव जी करते हैं। तो जो तीनों त्रिकोण होते हैं, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। अब एक हाउस हो गया जो चौथा घर है, उससे आप ब्रह्मा मान लीजिए कि वो निर्माण कर रहा है ना, वो निर्माण करेगा। अब 12वां घर है, वो क्या करेगा? वो संचालन करेगा। और जो 8वां घर है वो डिस्ट्रॉय करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। जब तक इन तीनों चीज़ों को आप बैलेंस नहीं करोगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी चीज़ होती है उसके हमेशा 3 आउटपुट होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये 3 चीज़ें, और ये तीनों चीज़ें हमारे त्रिदेव करते हैं। 3 ही जो होते हैं ना कि हमारे त्रिगुणी, गीता में कहा गया है कि जो दुनिया है ये त्रिगुणी है, 3 गुण हैं उसके। ठीक है, अब एक पर्सन है जो कार चला रहा है, वहाँ पे स्पीड का बटन भी है, वहाँ पे ब्रेक का बटन भी है, लेकिन जब तक चलाने वाला नहीं होगा तो वहाँ पे चीज़ें नहीं चल पाएंगी। तो जो चलाने वाला काम होता है वो हमारी स्पिरिचुअलिटी करती है, जो कि 12वां घर होता है। इसलिए गुरु कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि गुरु जिस भाव में बैठा होता है उस भाव की चीज़ों को वो कम कर देता है, या उस पर आप ध्यान नहीं देते, या उस पर आप इतना फोकस नहीं करते। इसीलिए गुरु को कर्क राशि में ही उच्च का माना जाता है, क्योंकि अगर आप मन की इच्छाओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आपके मन में ही ज्ञान अगर आ चुका है तो फिर तो लाइफ सॉर्टेड है। और गुरु, जिसको देवताओं का भी गुरु कहा जाता है, ठीक है, वो देवताओं का भी गुरु है, ठीक है, वो अगर चौथे घर में उच्च का हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो होगा ना वहाँ पे। वो यही है कि अपने मन में संतोष ले आते हो। सबसे बड़ा धन क्या होता है? संतोष धन। ठीक है, जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन है उसके पास सब कुछ है, उसके पास मोक्ष है। मोक्ष, आई डोंट थिंक सो कि मोक्ष कोई प्लेस होगी। मोक्ष इज़ अ स्टेट जहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, वही आपका मोक्ष होता है। इसलिए ये चौथा घर है, इसको मोक्ष त्रिकोण में लिया जाता है। ये मन का होता है, बस उस मन को अच्छे से चलाना आना चाहिए। और वो कैसे चलाओगे आप? 8वें भाव की चीज़ें ट्रांसफॉर्म करके, 12वां घर स्पिरिचुअलिटी के साथ। ये आपका चौथा भाव होता है। अब यहाँ पे केतु आ गया है, तो केतु आपको यहाँ पे, बिकॉज केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो ऐसा पर्सन अंदर से बहुत स्पिरिचुअल होता है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होगे तो फिर आप मन में घुसे रह जाओगे, है ना। आपको इमोशंस नहीं रहे, वो बढ़ती जाएंगी। आपको लग्जरी, ये सारी चीज़ें, आराम पसंद लाइफ चाहिए रहेगी। लेकिन केतु यहाँ से आपको डिटैच करके मोक्ष की तरफ एक कदम बढ़वा देता है। आपको कहता है कि आप ट्रांसफॉर्म करिए खुद को, और साथ में स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान भी दीजिए, ताकि आप अपने मोक्ष को प्राप्त कर पाएँ। इसलिए जो प्लेसमेंट होती है ना, राहु 10th में और केतु 4th में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। 10th करियर भी होता है, 10th से हम करियर देखते हैं अपना, तो करियर के प्रति ऑब्सेशन तो क्रिएट नहीं कर देता। अगर 10th में राहु आ गया कि व्यक्ति अपने करियर के प्रति इतना ऑब्सेस्ड हो गया, तो ये तो एक तरीके से फिर ऑब्सेशन तो हर चीज़ का बुरा है। नहीं देखिए, हाँ, अब क्या होता है यहाँ पे ऑब्सेशन में क्या प्रॉब्लम आती है? यहाँ पे करियर से जब ऑब्सेस होता है इंसान, घर पे ध्यान नहीं देता। वो पैसे कमाने पे, बाहर के लोगों को खुश रखने में, या बाहर के लोगों की सेवा करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। लेकिन यही तो ज़िंदगी का सार है। अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है
जो पूर्णतः खुश हो, क्योंकि कुछ भी अगर आपके पास आया है तो वो कोई कीमत अदा करके आया है। बिल्कुल। अब सबको सेलिब्रिटी बनना है, मेरे कुछ सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी हैं, मैंने उनकी पर्सनल लाइफ देखी है, हर चीज़ है उनके पास, पैसा है, शोहरत है, फेम है, जो हर एक इंसान को चाहिए होती है, लेकिन जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो नहीं है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। चंद्रमा जो है वो बुध का पिता है, इंटेलिजेंस का जो पिता है वो चंद्रमा है। मतलब इंटेलिजेंस को कौन चीज़ ओवर पावर कर सकती है? मतलब इंटेलिजेंस को कौन सी चीज़ ओवर पावर कर सकती है? आपका इमोशन। नो मैटर हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, इफ़ योर इमोशनल आर नॉट एट द प्लेस, तो आप कुछ भी कर लो, आप खुश नहीं रह सकते अपने जीवन में। इसीलिए चंद्रमा मतलब हमारे इमोशंस से इंटेलिजेंस पैदा हुई है, इंटेलिजेंस से इमोशन पैदा नहीं हुआ है। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी मेंटल वेलबींग का, हमारी इमोशनल वेलबींग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो कि चौथा घर बता रहा है। अब यहाँ पे राहु जब 10 में है, तो जिसका भी राहु 10 में है, उसलिए मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करा करो। जितना आप खुद को जानोगे, जितना सेल्फ अवेयर रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे ऑब्सेशन की बात आ गई है। अब जैसे आप मान लीजिए कि आपको कोई करियर चूज़ करना है और अगर आप वहाँ पे ऑब्सेस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जॉब चेंज करेंगे कि यार ये नहीं ये करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। अब फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है, अगर वो क्रिकेट खेलने से ऑब्सेस नहीं होता, वो कुछ और कर रहा होता, हो सकता है वो अपने फादर का कहना मान लेता, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता। बट ऑब्सेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको इन्फ्लुएंस होने से बचाती है। अगर आप ऑब्सेस नहीं हो तो कहीं ना कहीं से आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा, फिर आपकी लाइफ जो है ना वो दिशाहीन हो जाएगी। और हमारे यहाँ कहते हैं संस्कृति में, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो राहु वहाँ पे आपको वो फोकस देता है कि भाई तुम यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। बाकी केतु आपको कभी कभी वो चीज़ रियलाइज़ करवाएगा। क्या करेगा? राहु जब आपसे ज़्यादा काम करवाएगा तो केतु जो घर में बैठे हुए लोग हैं, आपके माता पिता हैं, आपकी वाइफ, वो याद दिलाता रहेगा कि भाई तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, जिससे आपको ध्यान आएगा कि नहीं यार ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम वहाँ पे भी देना है, थोड़ा मुझे अपना इमोशनल साइड भी देना है, प्रैक्टिकल साइड नहीं देखना मुझे हमेशा अपना, ठीक है। तो ऐसे करके ये बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं राहु और केतु। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसान है जिसको लेट्स से डाइट करनी है ना, उसको अपनी बॉडी जो है उसका वेट 105 किलो है, उसे 80 किलो करना है। अब वो कैसे करेगा? अब जैसे राहु बैठा है उसका 8वें घर में, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला घर है। अब केतु कहाँ बैठा है? 2nd हाउस में, जो कि खाने पीने का घर है। तो जब तक खाने पीने की ऑब्सेशन को नहीं छोड़ोगे तब तक तो वेट कम नहीं कर पाओगे, तब तक तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो वो ऐसे एक दूसरे की मदद करते हैं कि भाई ठीक है तुम ये वाला संभालो, मैं ये वाला संभालता हूँ, ठीक है। केतु जब 2nd हाउस में होता है तो इंसान अपने खाने पीने पे उतना ध्यान नहीं देता, इसलिए वो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो चीज़ें हैं वो कवर कर लेता है। ऐसे कोई भी चीज़, आप कोई भी हाउस की बात कर लीजिए, ठीक है। प्यार वाले हाउस की बात करते हैं, लव वाले हाउस में अगर राहु बैठा है तो ऐसे लोग के अंदर क्या होता है ना कि ये लोग अपने प्यार को लेके बहुत ही, अपने प्यार अपने बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। अब प्यार के सामने क्या बैठे होते हैं? फ्रेंड्स, दोस्त बैठे होते हैं। दोस्ती यारी, मतलब जैसे ही ऐसे इंसान को जिसका राहु 5वें घर में है, इसको अगर प्यार हो गया, ये दोस्ती यारी भूल जाएगा, ठीक है। इसको बोलेगा नहीं बस अब तो बस मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, बस वही, उसके लिए मुझे देखना है। अब ऐसे ही या उल्टा हो जाए यहाँ पे कि राहु बैठ गया 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है? समाज, आपके दोस्त, आपका लाभ। अगर आप उस साइड ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो फिर केतु मतलब 4th, आपका जो केतु मतलब जो आपका 5th हाउस में है, वहाँ से आप डिटैच होते हैं। ऐसे लोगों के फ्रेंड्स के चक्कर में एक ना एक ब्रेकअप ज़रूर होते हैं, जिसका भी केतु 5th हाउस में बैठा हो, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग सोशल बहुत अच्छे होते हैं, समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं और बहुत जल्दी फेम भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जीवन का नियम है कि आप अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक कंप्लीट नहीं है, वो भी जब तीनों मिलते हैं तब जाके वो कंप्लीट होते हैं, जैसे हम परम ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, इवन गीता में भी नहीं लिखा है कि आपको परफेक्ट होना है, परफेक्ट नहीं हो सकते आप। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, कोई ऐसा इंसान ही नहीं जिसके अंदर सतगुण, रजगुण और तमोगुण तीनों ना हो। कोई भी कितना भी अच्छा इंसान हो, उसके अंदर तीनों मौजूद हैं, बिकॉज वो भगवान ने ही डाले हैं, ठीक है। तो अगर कुछ जाएगा तो कुछ आएगा, सिंपल। ये बात यहाँ पे राहु केतु बताते हैं हमें। ओके। जो कहावत है दशम भाव के राहु को लेकर, राहु 10 में दुनिया बस में, ये कितनी सच है? सच है, क्योंकि देखिए आपका जो पूरा फोकस है वो ही कर्म पे चला गया, दुनिया के लोगों पे चला गया। अच्छा, राहु 10 में लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी बनते हैं, ठीक है। वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वर्क किसके लिए कर रहे हो? दुनिया के लिए कर रहे हो, ठीक है। परिवार के लिए भी चीज़ें जा रही हैं, बट फिर ऐसा पर्सन परिवार के जो गुजारे वाली ज़िंदगी नहीं जीता, वो कहता है मुझे और चाहिए ताकि मैं दुनिया के लिए कुछ कर पाऊँ। अब ये डिपेंड करता है
है कि राहु बैठा कौन सी राशि में है। ओह अब वो जिस राशि में बैठा होगा वैसे आपके नेचर हो जाएंगे। अब लेट्स से राहु आपका बैठ जाता है धनु राशि में। धनु क्या है? धर्म है, ठीक है। आप धर्म के बारे में खोज करने में निकल जाओगे। आप धार्मिक स्टेटस के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचो कि मुझे कुछ धर्म का स्टेटस मिल जाए जिसकी वजह से मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, ठीक है। अब ऐसे ही आ जाए लेट्स से कन्या राशि में, तो फिर एनालिसिस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है, कि मैं कैसे चीज़ों को एनालाइज करके दूसरों की हेल्प कर दूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं वो राशि पर डिपेंड करती हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कभी भी किसी को कुंडली देखना सीखने हो, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बताता हूँ। आप मान लो कि जो प्लैनेट हैं वो पर्सन है, ठीक है, हाउस है वो एरिया ऑफ लाइफ है, और जो हमारा ज़ोडिक साइन है वो वहाँ का एनवायरनमेंट है। अब गुरु को क्यों अच्छा लगता है कर्क राशि में? क्योंकि गुरु एक इंसान है। कर्क क्या है? इमोशंस। वहाँ पे इमोशनल चीज़ें चल रही हैं, वहाँ प्यार की बातें हो रही हैं, वहाँ मन की बातें हो रही हैं। तो ज्ञान और मन जब आपस में मिल जाते हैं तो हमेशा ही बेस्ट होता है। वो सुना होगा ना आपने, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो उधो को भी सिर्फ ज्ञान था प्रेम का, उसको ज्ञान, लेकिन जब प्रेम का ज्ञान हो जाता है तो फिर इंसान को हर चीज़ मिल जाती है। तो वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। कोई भी ग्रह नीच का मतलब ये नहीं कि वो खराब ही हो गया है आपका वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि नीच मतलब खराब हो गया। अब शनि, लेट से शनि का जो नेचर है वो है सीधे सीधे आराम से चलने का, हल्के हल्के चलने का। अब उसको आपने डाल दिया मेष राशि में, जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, जहाँ फाइट हो रही हैं। आप सोचो, आपको एक जज को आपने खड़ा कर दिया बॉर्डर पे, उसे कैसा लगेगा? वो तो बोलेगा अरे शांत हो जाओ भाई, ठीक है, ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, लड़ाई मत करो, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर। परेशान हो जाएगा वो, इम्पेशेंट हो जाएगा ऐसा इंसान। तो ये माहौल होते हैं और ये ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। कोई भी ग्रह जिस राशि में जाता है उसके लिए वो माहौल पैदा करता है, ठीक है, कि भाई इस माहौल में मुझे कैसा फील होता है। अब मंगल को शनि की राशि में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि वो कर्म की राशि है। मंगल क्या है कि बताओ क्या करना है भाई, अभी बताओ मुझे, अभी क्या करना है। और ऐसे लोग काम पे लगा दो, शांत में रहता है। फौज वाला इंसान है, फौज में गया हुआ, घर वापस आता क्या करता है? अरे यार क्या करना है, आपको समझ नहीं आ रहा, खाली बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कुछ तो करवाओ, कुछ तो करो, ठीक है, वो होता है। लेकिन क्या है, शनि का पेशेंस उसे यहाँ मिल जाता है। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक्शन लो, लेकिन अगर पेशेंस के साथ लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने अभी बताया कि किस राशि में बैठा है राहु, उसके अनुसार वो फल देता है। तो मान लीजिए अगर हम धनु ही राशि ले लें, बृहस्पति की राशि है, तो फिर ये गुरु चांडाल योग नहीं बना या युति से ही बनता है? अब धनु जो होती है वो गुरु की राशि है, वो गुरु नहीं है, ठीक है, वो एक एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे ज्ञान की बातें होती हैं, जहाँ पे एक्सप्लोरेशन होता है। अब वहाँ पे अगर राहु बैठेगा तो गुरु चांडाल दोष नहीं बनेगा। और जबकि गुरु चांडाल दोष जिसको इतना बदनाम कर रखा है लोगों ने, पूरी एड टेक इंडस्ट्री ही गुरु चांडाल योग पे चल रही है। अब राहु हो गया इंटरनेट, गुरु हो गया एजुकेशन। अब गुरु चांडाल अगर नहीं होता तो कोरोना में लोग पढ़ते कैसे, लोगों को ज्ञान कैसे मिलता? तो कोई भी युति बुरी नहीं होती। लेकिन हाँ, इस केस में गुरु चांडाल युति नहीं बनेगी। ये सिर्फ राहु जो है, राहु 9th वाले हाउस में, या जो खोज की एनर्जी, ऐसे लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, ऐसे लोगों को घूमना बहुत पसंद होगा, ऐसे लोगों को धर्म के बारे में खोज करना बहुत पसंद होगा। बिकॉज राहु बैठ गया, ऑब्सेशन कहाँ चला गया? धर्म की खोज में, 9th हाउस में। हायर लर्निंग, हायर लर्निंग क्या होता है? खुद के बारे में जानना। एक होती है लर्निंग जो देखते हैं 5वें घर से, और एक होती है हायर लर्निंग जो देखते हैं 9th हाउस से। 5th हाउस का भी 5th हाउस, ज्ञान का भी जो ज्ञान होता है वो खुद के बारे में सीखना होता है। तभी देखिए जो बैचलर्स डिग्री होती है उसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जो मास्टर डिग्री होती है उसमें कोई स्पेसिफिक होता है जो आपको पसंद होता है, इसलिए उसे हायर डिग्री कहते हैं। अब राहु अगर वहाँ जाके बैठ गए तो इंसान धर्म के बारे में बहुत खोज करता है। वो कभी भी कोई भी चीज़ विदाउट लॉजिक नहीं मानेगा जब तक उसे लॉजिक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको राहु की जो एक क्यूरियोसिटी होती है उसको सेटिस्फाई करना होगा लॉजिक के साथ, तब जाके जो राहु के के रिजल्ट आएंगे तब आएंगे। बट गुरु चांडाल दोष नहीं बनाता, ठीक है। साथ में गुरु चांडाल दोष इसलिए भी थोड़ा सा लोग उसको ऑड मानते हैं क्योंकि देखिए जिस प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है उसके साथ जो प्लैनेट बैठा होता है उसकी भी दशा एक्टिवेट हो जाती है। सो लेट्स से अगर आपका गुरु चांडाल दोष है, अब पहले किसकी दशा आती है? राहु की। उसके बाद किसकी आएगी? गुरु की। तो आप मान लीजिए कि एक ऑलमोस्ट आपकी जो आधी लाइफ है वो राहु गुरु में चली जाएगी, क्योंकि जब राहु एक्टिव होगा तो गुरु एक्टिव होगा, और गुरु एक्टिव होगा तो राहु एक्टिव होगा। ऐसे करके चीज़ें बनती हैं। लेकिन हाँ, धनु लगन में अगर राहु है तो उसको हम गुरु चांडाल दोष नहीं मानेंगे, जो मेरा परसेप्शन है। ओके, क्या 10वें घर का राहु बहुत ऊंचाइयां भी देता है व्यक्ति को?
देखिए, अगर आप अपने कर्म से ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तो आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो राहु है। आपको धर्म संगत काम करने हैं। अगर आप गलत काम करके ऊंचे गए तो फिर वापस ही आ जाना है। अब ऐसे में क्या है कि लेट से राहु आपका 10वें घर में है, लेकिन आपके लगन में जो आपका सेल्फ है उसमें शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं। एक ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं जो धर्म की बातें करते हैं। लेट से शनि बैठ गया, लेट से गुरु बैठ गया, तो आप बहुत अच्छा नाम कमाओगे क्योंकि आपका नेचर अच्छा है और आप करियर के प्रति, धर्म के प्रति ऑब्सेस्ड हैं। जिस कर्म में धर्म नहीं है वो कर्म नहीं है, जो मैं मानता हूँ। जब कर्म और धर्म मिल जाते हैं तब जाके राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब जैसे लेट से कोई ऑड प्लैनेट बैठ गया वहाँ पे, जो कि ऐसा जो बहुत, फॉर एग्जांपल मंगल बैठ गया, आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, या लेट से कीजिए कि राहु ही बैठ गया फर्स्ट हाउस में, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आप अनऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, आप कुछ अलग चीज़ें करने का ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे धर्म नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन चलिए यहाँ पे राहु 10 की बात हो रही है, तो डिपेंड करता है कि लगन में कौन सा घर बैठा है, लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा है। लगन में अगर अच्छा प्लैनेट बैठा है, अच्छी पोजीशन में बैठा है, पीड़ित होकर नहीं बैठा, तो यहाँ का राहु आपको बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज सक्सेस देगा, लेकिन वो जितनी जल्दी देगा उतनी जल्दी ले भी लेगा। बिकॉज राहु क्या है, राहु इल्यूजन है। राहु सिर्फ सोच सकता है, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसका सिर्फ सर है, धड़ तो है ही नहीं। धड़ तो किसका है, केतु का है, डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट, तभी केतु को हम मोक्ष का कारक मानते हैं। राहु केतु पहले एक ही बॉडी थे, राजा था जिसका नाम स्वरभानु था, राक्षस राजा था। जब वो आया देवताओं की पंक्तियों में तो उसका गला कट गया। जो गला था वो तो आकाश में चला गया, लेकिन जो धड़ था वो विष्णु जी के चरण में जाके गिरा। इसीलिए मीन राशि में, जिसे विष्णु जी के चरण कहे गए हैं, वहां पे केतु को बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब भगवान के चरणों में क्या है, मोक्ष है, इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया। कि आप जितना आप छोड़ोगे, आप देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप लाइफ में जिस चीज को छोड़ते हो उस चीज से आप हमेशा ऊपर ही जाओगे। बिल्कुल। अब राहु आपका 10 में है, अगर आपका बार बार आप लेट से कॉर्पोरेट करियर में है, 10-12 साल से अपनी चीज़ें कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं बट प्रमोशन नहीं मिला, आप समझ जाइए कि यह राहु का इशारा है कि भाई तुम्हें कुछ अलग करना है, तुम्हें कुछ डिफरेंट करना है। तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है, उसे एग्जीक्यूट करिए, दैट विल 100% वर्क फॉर यू। बिकॉज अगर आप ऑर्थोडॉक्स चीज़ें करते रहेंगे तो राहु इतना खुश नहीं होगा, उसको अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें ही चाहिए। इसलिए देखिए 7th हाउस में जब राहु बैठा होता है तो हाई चांसेस होते हैं कि जो आपकी शादी होती है या कोई भी पार्टनरशिप होती है वो डिफरेंट कल्चर में होती है। यहाँ पे मैं डिफरेंट कास्ट की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट रिलीजन की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट कल्चर की बात कर रहा हूँ। हो सकता है सेम कास्ट हो, बट लेट से एक पर्सन पंजाब का है और एक पर्सन गुजरात का है, तो कल्चर तो अलग हो गया ना। ऐसी चीज़ें होती है। तो राहु एक अनऑर्थोडॉक्स एनर्जी है। ऐसे लोगों को इंटरनेट के थ्रू भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि राहु इंटरनेट का भी कारक है। अगर आपका राहु 10वें घर में बैठा है और आप कुछ मार्केटिंग से जुड़ा हुआ या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। आपके भाग्य के हाउस यानी कि 9th हाउस से कैसे जुड़ा है 10th? देखिए 9th हाउस से 10th हाउस दूसरा घर है। मतलब भाग्य का जो धन है वो क्या है, कर्म। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपको कर्म ज्यादा करने पड़ेंगे। अब ये तो ऑपोजिट चीज हो गई। कर्म का मतलब एफर्ट्स वाली बात नहीं है, कर्म मतलब दूसरों के लिए काम करना। अब जैसे जो अंबानी हो गए, अडानी हो गए, लोग इनको बोलते हैं तो इतने अमीर हैं, बड़ी आसानी से लाइफ चल रही होगी, लेकिन इनका भाग्य अच्छा है तो क्या करें, कितने लोग इनके लिए कर्म करते हैं, कितने लोग इनके लिए काम करते हैं। तो भाग्य का धन क्या हो गया, कर्म हो गया। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपको कर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, कर्म ज़्यादा करवाना पड़ेगा, जिससे आपके भाग्य की वृद्धि होगी। ये वाली चीज़ होती है। ऐसे ही भाग्य का जो घर होता है वो एफर्ट के सामने बैठा होता है, जो कि तीसरा घर होता है। जितने आप एफर्ट लगाओगे उतना आपको भाग्य आपकी मदद करेगा। लोग कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा, तो वो वाली भी। तो जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपका भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन भाग्य का जो धन होता है वो कर्म ही होता है। लेट से आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आप अरबपति हो, अभी लेट से मैं आपको बहुत करोड़ों रुपए दे देता हूँ, आप क्या खुश हो जाओगे उससे? जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक आप खुश नहीं हो सकते। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो उस भाग्य को लेके बैठिए मत, उससे कुछ काम करिए, उससे दूसरों का भला करिए, तो आपका भाग्य और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए जो कर्म वाला भाव होता है वो भाग्य से दूसरा भाव होता है। अच्छा, 10th में राहु वाले लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आपका राहु 10वें घर में है तो आप ऐसे कुछ काम करिए जो अनऑर्थोडॉक्स हो, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जो हमें पता नहीं होते कि लोग करते हैं, लेकिन लोग उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एक सवाल में यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा कि ऐसा काम करिए जो अनऑर्थोडॉक्स हो। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग कॉमेडी के नाम पे कुछ भी परोस रहे हैं। ये हालांकि है अनऑर्थोडॉक्सी, क्योंकि इंडिया में ये कल्चर कभी भी था नहीं, अभी बहुत अनऑर्थोडॉक्स काम हो रहे हैं, वो कल्चर हो रहा है। तो यहाँ पे फिर राहु क्या करेगा कि एकदम से गेंद दिलाएगा और नीचे ले आएगा, क्योंकि आपके कर्म तो
कुछ और दिशा में जा रहे हैं, जी, ऐसा है? देखिए मैंने जैसे वो आपको एग्जांपल दिया कि राहु 10वें घर में बैठ के आपके कर्म को बूस्ट कर रहा है, लेकिन इट डिपेंड्स एज अ पर्सन आप कैसे हो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा है, आपका खुद का नेचर कैसा है। अब आपका नेचर अच्छा नहीं है और आप गलत काम करने लग गए तो क्या होगा, राहु डुबा ही देगा, क्योंकि राहु को सपोर्ट चाहिए। राहु सिर्फ हेड है, उसके पास बॉडी नहीं है। बॉडी आपके कर्म या जो आपका खुद का नेचर है वही उसको देगा। अब जैसे जो अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत अच्छी फेम मिली, बहुत बढ़िया फेम मिली, लेकिन क्या लगन, खुद पे कंट्रोल नहीं था, सेल्फ कंट्रोल नहीं था, कुछ भी बोल दिया और लोगों ने उसको बहुत बड़ा बना दिया। अब राहु है, फेम है, फेम का एक नुकसान भी होता है ना कि वहाँ पे प्राइवेसी नहीं होती, चौथे घर को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है ना। फेम जब होती है तो आपकी प्राइवेसी नहीं होती, आप अच्छा काम करोगे वो भी बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और जो बुरा काम करोगे वो भी बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाएगा। इसलिए राहु को इल्यूजन कहा जाता है। अब डिपेंड करता है आप लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा है। लगन में अच्छा बैठा है तो राहु अच्छे रिजल्ट देगा, और अगर लगन में बुरा प्लैनेट बैठा है तो सक्सेस मिलेगी, बट थोड़े टाइम बाद आपको बहुत ज़्यादा कई बार असम्मान झेलना पड़ सकता है, कई बार आपकी रिस्पेक्ट पे बात आ सकती है। ये भी 10th हाउस में बैठा हुआ राहु करता है। और लगन में यानी जो लोगों का फर्स्ट हाउस है, आप भी चेक करिएगा, अगर कोई प्लैनेट ही नहीं, कई बार राशि होती है ना केवल, तो क्या होगा? आप देखिए फिर आपकी मून राशि कौन सी है, आपकी चंद्र की राशि कौन सी है, आप अंदर से कैसे इंसान हो। वहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट है, मून आपका अच्छे घर में बैठा हुआ है, पीड़ित नहीं है या किसी गलत युति के साथ नहीं बैठा है, तो आप मून को देखिए। लेकिन देखिए लगन क्या होती है, जब आप पैदा होते हैं उस टाइम पे ईस्ट साइड में जो ज़ोडिएक साइन राइज कर रहा होता है वो आपका लगन होता है। उसमें कोई प्लैनेट बैठा हो चाहे ना बैठा हो, लोग जो आपको परसीव करेंगे वो आपके लगन के रूप में ही करेंगे। तो प्लैनेट कोई बैठा हो चाहे ना बैठा हो वो डिपेंड नहीं करता। बट तो हम कैसे जज करेंगे? मान लीजिए किसी का मेष 1 नंबर लिखा हुआ है हाउस में, कोई राशि नहीं है और इधर 10वें हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो राहु कैसे बिहेव करेगा? क्योंकि लग्न में तो केवल 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है। 1 नंबर क्या होता है? 1 नंबर होता है एक्शंस का। ऐसे पर्सन को इम्पल्सिव डिसीजन से बहुत बचना चाहिए। अगर ये अपनी लाइफ में इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं ले रहा है तो इसका राहु को बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि देखिए फेम मिल रही है, फेम के साथ साथ अपने रिस्क भी आते हैं, है ना, कि लेट से आपने कुछ गलत बोल दिया या कुछ भी ऐसा कह दिया जिससे लोग ऑफेंड हो गए, बिकॉज आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, आपने कुछ ऐसा गलत एक्शन ले लिया जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, आपका जो मन का स्वामी है वो अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो वैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी मेष लगन है और राहु 10वें घर में बैठ गया, मतलब राहु मकर राशि में बैठ गया, तो आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना चाहिए। ऐसे ही जो आपकी लगन बनती रहेगी, उन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि राहु को अगर आप ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो लगन है वो लिब्रा लगन है, आप बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग आपसे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे तो क्या होगा? आपकी बदनामी होगी। तो ऐसे करके लगन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे देखिए लगन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपका मूल त्रिकोण भी है और वो आपका केंद्र भी है। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर ये केंद्र होता है। पहला घर, 5वां घर, 9वां घर ये त्रिकोण होता है। तो पहला घर एक ऐसी चीज़ है जो आपका केंद्र भी है और आपका त्रिकोण भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस बैठा है। नो मैटर आपकी कुंडली में कितने राजयोग हों, अगर लग्नेश अच्छे से नहीं बैठा या अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं करते हो तो चीज़ें खराब ही हो जाती हैं। इसलिए लग्नेश अगर लगन में बैठ जाए या लग्नेश अच्छी जगह बैठ जाए तो आपकी कुंडली की सारे दोषों को दूर कर देता है, क्योंकि सद्बुद्धि आ जाती है ना। क्या होता है देखिए, आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं ये आपका प्रारब्ध था कि मैंने आपको ये चीज़ दी है, लेकिन अब आप उसको यूज़ कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रारब्ध में था कि आपकी कार आज ठुकने वाली है, कार किसी ने ठोक दी, किसी ने उस पर चोट मार दिया। अब चोट ज़्यादा नहीं लगी, ये प्रारब्ध था। अब उस प्रारब्ध पे आपका रिस्पॉन्स कैसा है? अब आपका रिस्पॉन्स ये हुआ कि अच्छा तूने मेरी कार कैसे ठोकी, अब मैं तुझे मारूंगा। तो वहाँ से आप कोर्ट कचहरी और अस्पताल भी पहुँच सकते हो। दूसरा है कि यार इंश्योरेंस है, कोई बात नहीं, 1000 रुपये लगेंगे, मुझे भी अपना समय बचाना और बाहर निकलना है। ये क्या हुआ? आपने अब अपने अगले जन्म के कर्म वहाँ से बना लिए। आपके प्रारब्ध पे आपका कैसा रिस्पॉन्स होता है वो आपके अगले जन्म के कर्म बनते हैं, और उससे डेस्टिनी भी चेंज हो सकती है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। प्रारब्ध है कि जो चीज़ होने वाली है, लेकिन डेस्टिनी क्या है? जो आपके कंट्रोल में है। भगवान ने ये फ्री विल दे रखी है, गीता में मेंशन है कि भाई फ्री विल दी हुई है तुम्हें, कर्म प्रारब्ध है, लेकिन तुम्हें जैसा एक्शन लेना है तुम वहाँ पे ले सकते हो। ये वाली चीज़ है। इसलिए ना ही हमें कम्प्लीटली कभी किस्मत के भरोसे बैठना चाहिए, और अगर हमारी किस्मत में कोई अच्छा चल रहा है तो हम अपने कर्मों को भी श्रेय देना चाहिए। तो ये सारी चीज़, हाँ जी, ऐसा नहीं कि दोनों कभी भी कोई चीज़ किसी एक चीज़ से नहीं होती। तभी कर्म जो आपके एफर्ट्स होते हैं और जो आपका भाग्य होता है वो इसलिए आमने सामने बैठे होते हैं।
वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। अगर एफर्ट नहीं लगाओगे तो फिर भाग्य जागृत नहीं होगा, और अगर भगवान पे नहीं मानोगे, भाग्य पे नहीं मानोगे तो कर्म नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से जितना करना चाहिए, फिर एफर्ट नहीं लगा पाओगे, ठीक है। ये सारी, इसलिए अब राहु अगर लेट से बैठ जाता है आपके थर्ड हाउस में, इसलिए राहु को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि थर्ड क्या है, एफर्ट है। अब वो एफर्ट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो क्या है, उसकी जो किस्मत है वो अपने आप अच्छी हो जाएगी। ऐसे पर्सन लक को ज़्यादा मानते नहीं है, बट उनका लक साथ जरूर देता है। अच्छा जी, अगर आपका राहु तीसरे में है तो आपका लक जरूर आपके साथ देगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि देखिए, वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, और राहु केतु का जो मैंने आपको बताया, भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप मानोगे वो तभी होगा, वो तो है ही, वो तो है ही। अब जैसे मैं बोलूं कि नहीं, जब तक न्यूटन ने खोज नहीं की थी ग्रेविटी की तो लोग आसमान में उड़ते थे, ऐसा तो नहीं है। लोग पहले भी ज़मीन पे चलते थे, पता उसके बारे में बाद में लगा, ठीक है। लेकिन जो काम करते रहते हैं, जो अपने दृढ़ निश्चय से काम करते हैं थर्ड हाउस को लेके, उनका भाग्य अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि केतु राहु कैसे भी हैं, वो हैं आपस में दोस्ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हो, केतु आपका दूसरे घर में है, तो आप पैसे के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचते, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने में लगे रहते हो। लेकिन ऐसे लोगों को पैसा मिल भी जाता है अपने आप, अचानक से पैसा आएगा, क्योंकि क्या है, वहाँ पे वो चीज़ डिटैचमेंट है, जहाँ पे चीज़ें खाली होती हैं वहीं चीज़ें भरी जाती हैं, ठीक है। आप कर्म करते रहो, जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु से केतु हमारी जर्नी होती है। मैं 10वें हाउस के राहु की बात कर रहा हूँ, केतु चौथे घर में। राहु से लेके केतु तक आपकी जर्नी रहती है। पहले आपका ऑब्सेशन होता है, बट आपका एंड गोल हमेशा केतु ही होता है। आप क्यों इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, आप क्यों इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, बिकॉज आपको लास्ट में कंफर्ट चाहिए, आपको लास्ट में सुकून चाहिए। राहु 10वें वाले को ये चाहिए कि ठीक है, अभी मैं अच्छे से काम कर लेता हूँ, लास्ट में मैं आराम से रहूँगा। ये चीज़ें होती हैं, इसी को लोग काल सर्प दोष बोल देते हैं। कभी भी अगर आपके राहु से केतु तक जितने आपके ज़्यादा प्लैनेट बैठे होंगे, आपको उतने ज़्यादा चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा, या कहिए उतने ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। बिकॉज वो मतलब है जो आप समझा रहे हैं, जैसे आप एक चार्ट पे देखें, यहाँ पे राहु बैठा है 10वें घर में, केतु बैठा है चौथे घर में। अब आपको राहु से लेके केतु तक की जर्नी तय करनी है अपने इस जन्म के कर्म को पूरा करने के लिए, इस जन्म की जो आपके लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए। अब राहु से केतु के बीच में ही सारे प्लैनेट्स आके बैठ गए, तो क्या होगा, आपको उनकी अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, उनके चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो आप थोड़ा सा मुश्किल से पहुंच पाओगे वहां पे। तो हम कैसे पहुंचेंगे अगर राहु 10th में है? तो जैसे 10th, 11, 12, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। राहु अगर आपका 10 में है, तो सबसे पहले जैसे आपका होश संभालोगे आप सबसे पहले ध्यान दोगे कि मैं अपना कर्म क्या करूँ, अपना काम क्या करूँ। फिर आप 11वें घर पे ध्यान दोगे, जो कि फेम का होता है, आपके सोशल स्टेटस का होता है, कि मैं खुद को सोशल स्टेटस से कैसे ऊपर उठाऊं। फिर आप जाओगे 12वें घर में। राहु जिसका 10वें घर में होगा वो विदेश जाने की इच्छा जरूर रखता होगा, और वो जाता भी है अपने सोशल स्टेटस को ठीक करने के लिए। फिर वो जर्नी कहाँ जाएगी, 12वें घर पे। जब 12वें घर पे पहुंच जाएगा, या स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए या फिर फॉरेन कह लीजिए, फिर उसके बाद वो खुद पे ध्यान देगा। फिर उसकी सेल्फ अवेयरनेस आती है, पहला घर सेल्फ अवेयरनेस। फिर उसके बाद वो कहाँ ध्यान देगा, अपनी फैमिली पे ध्यान देगा, बिकॉज खुद के बाद फिर वो अपनी फैमिली पे ध्यान देगा, बिकॉज अब यहाँ से जो उसकी जर्नी है वो केतु वाली शुरू हो गई है। तो सेकंड हाउस पे, हाँ जी, सेकंड हाउस पे अपनी फैमिली पे ध्यान देगा, कैसे बात कर रहा है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उस पे ध्यान देगा। फिर वो थर्ड हाउस में आएगा, अपने एफर्ट्स पे ध्यान देगा, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देगा। फिर वो सुख वाले भाव में आएगा। तो ये पूरी जो जर्नी, अब यहीं पे बहुत सारे प्लैनेट्स आके अगर बैठ जाते हैं, तो क्या होगा, आपको हर एक चीज़ वो अडेप्ट करनी पड़ेगी। इसलिए अगर राहु से केतु के बीच में प्लैनेट बैठे हैं, तभी आप उसको सो कॉल्ड काल सर्प दोष मान सकते हो। लेकिन अगर केतु से राहु के बीच में प्लैनेट बैठे हैं, तो आपका कोई भी काल सर्प दोष नहीं है। ऐसे आप जितने भी लोग देखोगे जिनका राहु से केतु के बीच में कोई नहीं है, वो बहुत जल्दी उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज देयर इज नथिंग इन बिटवीन, ठीक है। अब यही एक नेचर है, आपको बताऊं। अब राहु केतु अपने आप में यूनिक क्यों है, उसका रीजन ये है कि राहु जो है ना, राहु किसी घर का स्वामी नहीं है, उसे कोई राशि नहीं मिली हुई, ना ही केतु को कोई राशि मिली हुई है। तो ये लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ इंडिपेंडेंट बैठते हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि मुझे उस हाउस की चीज़ भी लेके आनी है, मुझे इस हाउस की चीज़ भी लेके आनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका धनु लगन है और गुरु आपका बैठ गया चौथे घर में। अब चौथे घर में वो चौथे घर का तो लेके आएगा प्रॉपर्टी, साथ में पहले घर की भी लेके आएगा, तो उसे दोनों चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन राहु केतु वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसका, लाइक ठीक है मैं तो बैठा हूँ अकेले यहाँ पे, जिसको देखना है देख लो भाई, ठीक है। इसीलिए वो अनऑर्थोडॉक्स काम करते हैं। जहाँ पे फ्रीडम नहीं होती वहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें ही होती हैं, सॉरी, जहाँ पे फ्रीडम होती है वहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें ही होती हैं। ये राहु केतु बताते हैं। इसलिए उन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं मिला। इसीलिए आप किसी का भी जर्नलाइज प्रेडिक्शन सुनोगे, उसमें से राहु केतु का सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बैठेगा, बिकॉज वो किसी और हाउस की एनर्जी लेके बैठ ही नहीं रहे, वो अकेले इंडिपेंडेंट बैठे हैं।
ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अगर किसी को प्रेडिक्शन करनी हो, ऑफ कोर्स किसी एक्सपर्ट के ज़रिए आप करेंगे तो बिल्कुल सटीक आएगी, बट अगर अभी जो लोग कुंडली लेकर बैठे होंगे पॉडकास्ट देखते समय, उनमें से किसी का निकल आए 10th में राहु एंड 4th में केतु, तो वो क्या एक बेहतर प्रेडिक्शन कर सकते हैं सिर्फ इन 2 ग्रहों की स्थिति देखकर? देखिए, प्रेडिक्शंस वाला जो पार्ट होता है, मैं कह सकता हूँ बिकॉज केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो 8वें घर पे जाती है। 8वां घर ऑकल्ट का है। एक्चुअली 8वां घर एक ऐसा घर है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये सडन होने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे आप लेट से आपकी शादी हुई, आपका पार्टनर कहाँ से देखते हैं? 7th हाउस से। अच्छा, पति का धन क्या हुआ फिर? 8th हाउस। 8th हाउस हुआ। अगला ही शादी होते ही क्या होता है? 8th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाता है। आपके पास जो पति का है वो आपका है, जो आपका है वो पति का है। इसलिए 8वें हाउस से लोग डाउरी को भी देखते हैं। इसलिए 8वें घर से लोग ससुराल को भी देखते हैं। तो 8वां घर एक ऐसी चीज़ है जो अचानक से चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे अगर केतु की दृष्टि जा रही है, साथ में केतु की दृष्टि यहाँ पे आपके जो यहाँ पे केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड मतलब 12वें घर पे भी जाती है। तो ऐसे लोग की इंट्यूशन भी अच्छी होती है। तो हाँ, जिसके अगर मोक्ष त्रिकोण में केतु बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी मोक्ष त्रिकोण में बैठ जाए, ठीक है, वो पर्सन अच्छी एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। दूसरा, उसे दूसरों के बारे में सोचना अच्छा लगता है, क्योंकि सेवा भाव को राहु देख रहा है, सेवा से ऑब्सेशन होता है, तो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ऐसे लोग बहुत नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। इसीलिए आप पैसा कमाते हो। क्योंकि देखिए, राहु 10th हाउस वाला पर्सन अगर अपना मेहनत करने पे आ जाए तो उसे पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो प्लैनेट ही ऐसा है। वो इतना ऑब्सेस्ड हो गया है दूसरों से, उसे अपने मतलब सेल्फलेस है ही नहीं, मतलब वो सेल्फलेस पर्सन है। उसे दूसरों के लिए करना है, उसे अपने लिए नहीं करना। सेवा भाव को देख रहा है, सेवा करने में बहुत आगे होते हैं। जितना सेवा करोगे, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना पैसा कमाओगे। समाज का रूल ही है। इस समाज में लेट से आप बोलो कि कोई भी कर्म गलत कर रहा है, अब आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपको कैब नहीं मिले क्या होगा? परेशान हो जाओगे। तो क्या है, ये सब जो भी आपका जन्म हुआ है वो दूसरों के लिए कुछ करने के लिए ही हुआ है। अब यहीं पे अगर राहु बैठ जाता है कर्म में, इसलिए राहु 10 में दुनिया बस में बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पराग जी जुड़ने के लिए, और बहुत सारी आज आपने नई, मेरे लिए तो बहुत नई इन्फॉर्मेशन थी ये, काफ़ी कुछ मैंने भी सीखा। एंड आई होप कि लोगों ने अपनी कुंडली खोल कर काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस, काफ़ी सारे राहु की पोजीशनिंग आज देख ली होंगी, काफ़ी उनको नॉलेज मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। आपका राहु कौन से हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।